तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको याद होगा कि जब चैनल मैंने शुरू में शुरू किया था तो आपको एक कहानी सुनाई थी अजमेर सेक्स स्कैंडल की। इस कहानी में एक लड़की थी, लड़की का हाई स्कूल का एग्ज़ाम था। सुबह सुबह अपने घर से निकली, अब उसे देर हो रहा था तो पैदल सड़क पे भागते हुए जा रही थी। अब हाई स्कूल के एग्ज़ाम का जो आमतौर पे टाइम होता है वो 8 बजे से शुरू होता है, 11 बजे तक ख़त्म होता है, कहीं कहीं तो 7 से 10 ही होता है। तो 6 बजे वो निकली थी और 6 बजे ना कोई रिक्शा मिल रहा था ना ही कोई ऑटो मिल रहा था। लड़की बेचारी परेशान पैदल भागती हुई जा रही थी। इसी दौरान उसके बगल एक कार आके रुकती है। अब कार रुकती है तो लड़की थोड़ा सा चौंकती है। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाए, कार के अंदर से एक शख्स बोलता है कि कहाँ जा रही हो और इतनी हड़बड़ी में क्यों हो। उसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे देर हो रहा और मैं पता नहीं टाइम से पहुंच पाऊंगी या नहीं। अब लड़की का इतना बोलना हुआ कि लड़का जो कार के अंदर था फ़ौरन कहता है कि काम करो, कार में बैठ जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब एक आध दो बार लड़की मना करती है, लेकिन जब लड़का बार बार कहता है तो फिर लड़की को लगा कि एक इंसान कार से आया है तो ये गलत थोड़ी ना होगा। यानी उस टाइम में पैसे को एक तरह से अच्छाई का सबूत भी माना जाता था। लड़की नाबालिग थी, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। 1992 में आज की तरह सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों का इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं था। इसीलिए वो लड़की उस कार में बैठ जाती है। बैठने के बाद अपने स्कूल का एड्रेस बताती है कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज में जाना है। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में जाती है, जाने के बाद कार से उतर जाती है। इसी दौरान रास्ते में उन दोनों में दोस्ती भी हुई। धीरे धीरे अब आए दिन वो लड़का आने लगा, आए दिन ये लड़की कार में बैठने लगी। दोनों में प्यार भी हो गया। प्यार में होने के बाद फिर एक दिन लड़का उस लड़की को अपने फार्म हाउस पे लेके जाता है। जाने के बाद अब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसके बाद फिर लड़की से कहता है कि तुम नहा के बाहर आओ। अब लड़की नहाने जाती है, नहा के बिना कपड़ों के बाहर आती है। जो लड़का था उस लड़की की कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लेता है। फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद फिर अपने दोस्त के साथ भी संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है। उसके दोस्त भी अब संबंध बनाते हैं। लड़की मजबूर थी। कुछ देर तक तो वो अपने दोस्त के यानी अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे करती है। जब करने को मना करती तो फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता और यहीं से ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा गंदा खेल शुरू हुआ जिसमें उस लड़की से बार बार कहा जाने लगा कि तुम दूसरी लड़की लेके आओ। वो लड़की अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए अपने दोस्तों को भी बहला फुसला के लाती। उन लड़कियों के साथ भी शोषण होता, उन लड़कियों के साथ भी वीडियोग्राफ्स बनाए जाते, उनके न्यूड्स क्लिक किए जाते। ये सिलसिला एक लड़की से शुरू हुआ और देखते ही देखते जो अभी तक रिकॉर्ड पे बात है कि 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ इस तरह से रेप हुआ। उनकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की गई और उस टाइम पे जो कैमरे थे वो रील वाले कैमरे थे। यानी जो भी फ़ोटोग्राफी आप कैमरे से क्लिक करेंगे उन फ़ोटोज़ को आपको रील के माध्यम से फिर कहीं किसी स्टूडियो में जाके निकलवाना होगा। यानी आज के टाइम जैसा नहीं है कि आपने क्लिक किया, मेमोरी कार्ड में सेव है और आप उसे अपने लैपटॉप में जाके निकाल सकते हैं या देख सकते हैं। तो फिर जहाँ ये जो शख्स था जिसका ये पूरा रचा रचाया खेल था, जहाँ पे ये अपनी फ़ोटोग्राफ्स को, जहाँ पे अपनी एल्बम को देता था, वहाँ पे भी लोगों ने तस्वीर देखी। कुछ लोगों ने उन फ़ोटोज़ के नेगेटिव अपने पास रख लिए। उसके बाद फिर खुद से फ़ोटो निकाल के उन लड़कियों के पास जाके ब्लैकमेल करने लगे। ना ब्लैकमेल पे बात बने तो वायरल करने की धमकी देने लगे। और ये फ़ोटो एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, और देखते ही देखते ये सैकड़ों आदमियों के बीच इन सैकड़ों लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स, न्यूड तस्वीरें अब वायरल हो चुकी थी। 200 से ज़्यादा लड़कियां ब्लैकमेल लगातार हो रही थी। कभी कोई ऑटो वाला ब्लैकमेल कर लेता, कभी वो स्टूडियो वाला। ये जो शख्स था ये कर ही रहा था। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सुनने सुनाने में ये भी आया कभी इन लड़कियों को अलग अलग ऊंचे ऊंचे रसूखदार लोगों के पास सप्लाई भी किया जाने लगा, एक तरह से फेवर के रूप में, किसी काम में एक रिश्वत के रूप में। कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, कई लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। कई लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया। ये चीज़ें कई सालों तक चलती रही। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर जो है एक पत्रकार के पास पहुंचती है। पत्रकार के पास पहुंचने के बाद फिर वो इस मामले पे एक्शन लेने को कहता है। पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाले एक अजीब बात बोलते हैं और आपको सुन के बड़ा ताज्जुब भी होगा, गुस्सा भी आएगा। दरअसल पुलिस वाले कहते हैं कि ये अजमेर है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं
और अगर आप एक्शन लेने को कहेंगे हम कोई एक्शन लेंगे। क्योंकि जो इस मामले का मेन मास्टरमाइंड था, जो मेन क्रिमिनल था, फारूक चिश्ती, ये जो वहाँ का दरगाह है, उस दरगाह पे काम करने वाले किसी खादिम से जुड़ा हुआ था, यानी उसी की फैमिली का एक मेंबर था। कांग्रेस का युवा प्रेसिडेंट भी था उस पार्टी का। तो इस वजह से कि कहीं हिंदू मुस्लिम भावना और हिंदू मुस्लिम का जो सौहार्द है वो कलंकित ना हो जाए, इसलिए पुलिस वाले भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं करते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और अंत में जो पत्रकार महोदय थे, पूरी दुनिया को उनको एक तरह से थैंक बोलना चाहिए कि जब कोई काम नहीं आता तो फिर खुद ही इंसाफ के लिए लड़ते हैं और इन तस्वीरों को ब्लर करके अपने अखबार में छापते हैं। और देखते ही देखते ये बातें जब पूरी दुनिया के सामने पहुंची, तब जाके झूठ मूठ का एक एक्शन लिया गया और इस मामले में जितने भी एक तरह से नामजद लोग थे, जिनका भी नाम आया, उनको एक बार उठाया गया। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, उसको मेडिकल रूप से पागल करार दे दिया गया। यानी 200 लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला एक मानसिक रोगी था। ऐसा एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के फारूक को कभी गिरफ्तार तक नहीं किया गया। बाकी कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए थे 2 साल 3 साल के अंदर जमानत पा जाते हैं। जमानत पे बाहर आने के बाद फिर सारे लोग गायब। सबके बारे में ये बता दिया गया कि सारे लोग अपने गुनाह से इस तरह से परेशान थे कि इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ताजुब की बात है कि आत्महत्या कर ली, लेकिन ना ही कहीं बॉडी मिली ना ही कहीं और जो इंटरनल सोर्सेज से पता चला है कि ये सारे लोग अलग अलग जगहों पे आज भी जिंदा हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो चुकी हैं। इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बन रही है और फिल्म बनने में क्या है कि जब ये फिल्म लोगों के सामने ट्रेलर पहुंचा तो कुछ खास लोग, आप समझ ही गए होंगे मैं किनको कह रहा हूँ, वो विरोध करना शुरू करते हैं कि ये फिल्म जब लोगों के सामने आएगी तो फिर हिंदू मुस्लिम में जो प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी हिंदुओं को इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। काश ऐसा हो सकता कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों को भी ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि जो भविष्य में उनके बच्चे कर चुके हैं, जो तथाकथित कुछ लोग थे जैसे फारूक चिश्ती हो गए, तो दोबारा कोई फारूक चिश्ती ना बजे, इसलिए सारे लोगों को देखना चाहिए। ये चीज़ें जो हमारे इतिहास में हुई हैं वो चीज़ें दोबारा ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो धार्मिक भावना और इस देश में जो प्यार है वो बचाने की जो जिम्मेदारी होती है, हमेशा एक ही पक्ष को ऊपर सौंप दी जाती है कि आप मत देखिए, आप आंखें बंद कर लीजिए, आप ऐसे बातों को मत बोलिए। जो देश है वो खतरे में आ जाएगा, जो सेकुलरिज्म है वो खतरे में आ जाएगा। अब आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ और आज की कहानी में आपसे यही अनुरोध है, आज तक मैं बहुत कम ही कहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन आज फिर कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी जो है, ये कहानी अजमेर सेक्स स्कैंडल से अगर ज़्यादा नहीं है तो कम बड़ी चीज़ नहीं है। भले ही इस मामले को ज़्यादा लाइट में नहीं लिया गया हो, लेकिन ये मामला आने वाले टाइम में एक तरह से कलंक का एक सबब बन सकता है। और इस कहानी को आप शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश में क्या कुछ हो रहा। तो अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक ज़िला है बाड़मेर और इसी बाड़मेर में एक थाना लगता है, समदड़ी थाना। कहानी की शुरुआत कब होती है, कहाँ से होती है, बहुत एग्जैक्टली बता भी नहीं सकता, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो चाहकर भी नहीं बोल सकता। दरअसल इसी समदड़ी थाना क्षेत्र में अब अलग अलग गांव आते हैं और ऐसे ही एक गांव था। उस गांव में एक शख्स जो बाहर से लौटा था कमा के, कुछ पढ़ाई करने लोग गए थे, कुछ कमाने गए थे। अब इसी गर्मी की छुट्टी में ये सारे लोग लौट के आते हैं। आने के बाद आपस में बैठे हैं, तभी एक लड़के के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। अब नोटिफिकेशन आता है, आने के बाद वो अपना मोबाइल खोलता है। खोलने के बाद देखता है कि उसके व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आया है। अब जैसे उस वीडियो को देखता है तो एक तरह से शर्माता भी है। जो वॉल्यूम रॉकर है उससे आवाज़ एकदम डाउन कर देता है और देखता है कि एक लड़की के साथ कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो हैं, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं उस वीडियो में। अब ये चीज़ वो देखता है, देखने के बाद चूँकि वो 4-6 लोगों के बीच था तो उसे लगा कि क्या ही ये सब आ गया। बैक कर देता है, बैक करने के बाद वीडियो बंद कर देता है। अब ये सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जो लड़का है जिसके मोबाइल पे ये वीडियो आया था वो पता नहीं किस ख्याल में खोया है। लोग उससे बात कर रहे हैं, कुछ इधर उधर की बातें बोल रहा, सवाल कुछ और लोग कर रहे, जवाब कुछ और दे रहा। यानी उस वीडियो में कुछ ऐसा था जिस वजह से वो जो लड़का था काफ़ी परेशान हो गया था। सारे लोग उससे हम पूछते हैं कि क्या हुआ, मोबाइल में एक मैसेज आया तब से तुम दुखी हो गए हो, कोई बात है क्या।
अब शुरुआत में वो कुछ देर तक कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे नॉर्मल एक मैसेज था। लेकिन काफ़ी बार जब फोर्स होता है तो अपने एक दोस्त से वो लड़का कहता है कि इस वीडियो में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो लड़की है इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। अब ये बात जैसे ही जो सामने वाला है वो सुनता है, सुनने के बाद एक तरह से बदहवास की ये क्या बोल रहा है ये आदमी। उसके बाद कहता है कि वीडियो मुझे दिखाओ। अब ये मना करता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन वो कहता है कि जब तक दिखाओगे नहीं तब तक ये क्लियर कैसे होगा कि तुमने इस लड़की को कहीं देखा है या नहीं देखा। इसके बाद वो लड़का उस दूसरे वाली लड़की को वीडियो दिखाता है और जैसे ही वो दूसरा वाला लड़का वीडियो देखता है वो भी बदहवास, क्योंकि उस लड़की को ये दोनों लड़के जानते थे। अब इसके बाद अब क्लियर कैसे हो, क्योंकि किसी लड़की से पूछा भी नहीं जा सकता कि कौन है क्या है, ये तुम्हारा ही वीडियो है या नहीं है। अब ये दोनों इस मामले को यहीं दबा देते हैं। लेकिन इसी बीच जैसे थोड़ा टाइम और गुजरता है, एक दो और वीडियो आते हैं निकल के सामने। अब एक दो और वीडियो निकल के सामने आते हैं। इन वीडियो को भी ये लोग देखते हैं, देखने के बाद फिर चौंकते हैं, क्योंकि इन दोनों वीडियो तीनों वीडियो में जो भी लड़कियां थीं इन लड़कियों को भी ये लोग जानते थे। ऐसा लग रहा था कि पास की ही कोई लड़की है, ऐसा लग रहा था कि कभी 2 दिन पहले इन लड़कियों को कहीं देखा। अब इस तरह से ये लोग परेशान होते हैं। आए दिन एक वीडियो आ रहा था, आए दिन लोगों को लग रहा था कि इन लड़कियों को कहीं देखा है। अब देखते ही देखते ये वीडियो गांव भर में आने लगा। गांव भर के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सबके मोबाइल फ़ोन पे ये वीडियो पहुंच चुका था। सारे लोग पहचान रहे थे कि ये लड़की जानी पहचानी सी है, इन महिलाओं को इन लड़कियों को कहीं ना कहीं देखा है। अब देखते ही देखते ये बात जब 10-15 लोगों के बीच पहुंच गई, अब सारे लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और जब सारे लोग डिस्कस करके इस बात पे श्योर हो जाते हैं कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को हमने कहीं देखा है, तब जाके इन्हें लगा कि ये जो मामला है बहुत गंभीर है और हमें पुलिस का अब सहारा लेना चाहिए। अब ये सारे लोग मिलके जाते हैं समदड़ी थाना। समदड़ी थाना जाने के बाद, अभी इसी साल के इसी महीने की ये बात है, समदड़ी थाना जाने के बाद कंप्लेन करते हैं और बताते हैं कि सर ये वीडियोज़ हम लोगों के मोबाइल पे आ रहे हैं और इन वीडियोज़ को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि इसमें जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, इनको हम कहीं ना कहीं जानते हैं और ऐसा लग रहा है कि इन महिलाओं को, इन लड़कियों को हम बहुत बारीकी से देख चुके हैं। अब पुलिस वालों के पास जब ये कंप्लेन आए, पुलिस वाले भी वीडियोग्राफ्स देखते हैं। देखने के बाद वो भी लोग चौंकते हैं। अब चौंकने के बाद एक्शन लेने की बारी होती है, क्योंकि ये मामला उन्हें लग गया था कि बहुत बड़ा है। पुलिस वाले, चाहे वो डीसीपी नीरज कुमार शर्मा हो, चाहे थाना प्रभारी जो है शारदा बिश्नोई, ये सारे लोग इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इन वीडियो को रिवर्स साइकिल किया जाता है, यानी एक उल्टे क्रम में घुमाया जाता है कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो फिर तुम्हारे पास कहाँ से आया। अब जांच पड़ताल करते 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 एक दिन तक गुपचुप तरीके से पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो फाइनली इन वीडियो के पीछे जो शख्स था मुकेश दमामी जो है उसका नाम पता चलता है। अब मुकेश दमामी का जब नाम पता चला तो फिर आस पास के लोग फिर परेशान, क्योंकि मुकेश दमामी तो उन्हीं के गांव का एक लड़का था, अच्छा भला इंसान था, बात व्यवहार सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी। तो फिर पुलिस वाले फिर क्लियर करते हैं कि ये मुकेश दमामी है या फिर कोई और है। लेकिन काफ़ी देर तक पूछताछ में, काफ़ी देर तक छानबीन में जब ये क्लियर हो ही जाता है कि ये जो शख्स है ये मुकेश दमामी ही है, तो फिर पुलिस वाले इस मुकेश दमामी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद फिर इसके घर की और बाकायदा हर जगह की जब तलाशी लेते हैं, मोबाइल को खंगालते हैं, तो मोबाइल और पेन ड्राइव से, इसके पास एक पेन ड्राइव भी मिला और एक मोबाइल भी मिला। इन दोनों चीज़ों से लगभग 40 से ज़्यादा महिलाओं की, 40 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों की ऐसी अश्लील वीडियोग्राफ्स, ऐसी अश्लील फ़ोटोज़ मिली जिसे शायद कोई भी देख ले तो एक तरह से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। अब जब ये चीज़ें उसके मोबाइल से मिली तो पुलिस वाले भी शौक दे कि ये आदमी है कौन, आखिर इतना गंदा, इतना बड़ा खेल, ये खेल कैसे रहा। इसीलिए जब मुकेश दमामी और उसके पिता से पूछताछ की गई कि ये कौन है, और आसपास के कई ऐसे लोग भी आए जिन्होंने अपने अपने बयान दर्ज कराए, तो इन तमाम चीज़ों को मिला के जो कहानी निकल के सामने आई, इस कहानी के हिसाब से जो मुकेश था, मुकेश ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं और घर भी एक बेहद बिलो मिडिल यानी गरीबी में बिल्कुल नीचे वाले पायदान पे एक ऐसे परिवार से आता था। शकल सूरत काफ़ी अच्छी थी, बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी, गोरा चिट्टा एकदम। अब कहीं काम करने जाता है लेकिन काम कर नहीं पाता,
घर का अकेला था तो घर वाले भी ज़्यादा इसको दूर भेजते नहीं। इसीलिए जो मुकेश था अब एक बैंड कंपनी पकड़ता है। यानी जो गांव में ये डांस वाले लोग होते हैं, कुछ लोग हारमोनिया बजाते हैं, कुछ लोग वो झुंझुना बजाते हैं, कुछ लोग ढोल बजाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लड़के ही होते हैं लेकिन लड़की वाले कपड़े पहन के डांस करते हैं। तो एक ऐसे ही बैंड को ये ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के साथ उस बैंड में ये ढोल बजाने लगता। अब लोकल का था तो आसपास के घर चाहे जितनी शादी होती, चाहे जितने फंक्शन होते, हर फंक्शन में मुकेश को बुलाया जाता। मुकेश आता, 1-2 घंटे तक ढोल बजाता, ढोल बजा के लोगों को एंटरटेन करता, एंटरटेन करके अपना पैसा लेता, वहाँ से चला जाता। लेकिन इसी दौरान कई बार ऐसा हुआ कि जब ये किसी के घर पे जाता तो ये स्मार्ट था, खूबसूरत था, तो कई लड़कियाँ इसको देखती। अब कई लड़कियाँ जब इसको देखती तो इसके भी दिमाग में फितूर सवार हुआ। ये उन लड़कियों से नंबर एक्सचेंज कर लेता है। नंबर एक्सचेंज करने के बाद उन लड़कियों को अपना गर्लफ्रेंड बना लेता। गर्लफ्रेंड बनाने के बाद फिर उनसे फिजिकल रिलेशन वगैरह बनाता, वो तमाम चीज़ें जो आजकल का ट्रेंड है। अब 1-2 बार ऐसा जब हो गया कि शादियों में गया और वहाँ पे किसी लड़की का इसको नंबर मिल गया, बातचीत भी हो गई, तो फिर इसे लग गया कि अब एक ही शादी क्यों, मैं चाहे जितनी शादी में जाऊँ, अब लगन का सीज़न है, हर सीज़न में मैं जाता हूँ कम से कम सैकड़ों घरों में, और शादी के सीज़न में तो लड़कियाँ तमाम आती हैं। तो ऐसा करूँ कि जिस घर में जाऊँ वहाँ पैसे भी कमाऊँ और एक तरह से इज्जत भी लूट के आऊँ, तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए अब ये जब ढोल बजाने किसी के घर जाता तो वहाँ पे अपने पास ही अपना नंबर लेके जाता। अब जब ये घंटे 1.5 घंटे तक बड़े स्टाइल में ढोल बजाता तो सारे लोग इससे बात भी करती, महिलाएं भी, कि भैया बड़ा अच्छा ढोल बजाते हैं। तो बातों ही बातों में उन महिलाओं से या तो ये दोस्ती कर लेता, जो बेचारी छोटी उम्र की लड़कियाँ होती उनसे नंबर एक्सचेंज कर लेता। नंबर एक्सचेंज करने के बाद फिर उनसे बातचीत शुरू करता। बातचीत शुरू करने के बाद फिर उनकी बातें जानता, उनके सीक्रेट्स अपने से शेयर करवाता। और आज के टाइम में ये सच है कि अगर आप किसी से भी 10 मिनट अच्छे से बात कर लें तो वो आदमी अगर ज़्यादा समझदार नहीं है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उसने दुनिया नहीं देखी, तो अपनी सारी बातें वो आपसे शेयर कर देगा। क्योंकि घर में आप कल सबके घर में मनमुटाव है, अपने सगे संबंधियों से लोग बात करना नहीं चाहते हैं, तो फिर सोशल मीडिया पे ही खोजते हैं। तो मुकेश से अब ये लड़कियां अक्सर अपनी बातें बताती, ये चुपचाप उनके सीक्रेट्स सुनता, फिर कंधे देने की कोशिश करता, उनके दिल को जीतने की कोशिश करता। अब जब लड़कियों का भरोसा, लड़कियों का दिल ये जीत लेता तो फिर उन लड़कियों से बातचीत करना शुरू करता। फिर वीडियो कॉल होती, वीडियो कॉल पे ये कपड़े उतारने को बोलता। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती जो इसके प्यार में पागल थी, वो ऐसे ही कपड़े उतार देती, और जब कपड़े उतारती तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता, उनका स्क्रीनशॉट ले लेता। कई लड़कियां ऐसी होती जो मना कर देती और ब्लॉक कर देती थी, फिर उनको नए नंबर से फ़ोन करता और कहता कि जो तुम अब तक मुझसे बात की हो ये मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा। अब चाहे इस सूरत में चाहे उस सूरत में, अब ये लड़कियां एक बार बात करने की वजह से फंस चुकी थी। फिर क्या था, अब इन लड़कियों को ये ब्लैकमेल करता, इनसे पैसे मांगता, इनके साथ बुला बुला के बार बार रेप करता, इनसे जो भी चीज़ें इसको चाहिए होती वो तमाम चीज़ें ये लगातार रहता। एक लड़की ने इससे बात की, ये पिछले साल की भी बात है। बात करने के बाद अभी वो महज 14 से 15 साल की थी। बात करने के बाद उस लड़की ने इसके साथ वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल एक नॉर्मल वीडियो कॉल थी, लेकिन लड़की बहुत ही अच्छे घर की थी, अपने माँ बाप की इज्जत आबरू को बहुत डरती थी। तो एक नॉर्मल वीडियो कॉल की वजह से, चूँकि इस शख्स को भी पता था, इस मुकेश दमानिया को, कि ये जो लड़की है अपने घर वालों को बहुत डरती है, तो एक नॉर्मल वीडियो कॉल की वजह से भी वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। अब लड़की का जब वो ब्लैकमेल करने लगा तो लड़की फिर इसको मनाने की कोशिश करने लगी, तो फिर उससे वो सेक्स का और पैसों की मांग करने लगा। लड़की काफ़ी जब परेशान हो गई तो इस लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड किया, सुसाइड करने के बाद फिर लड़की का जब मोबाइल चेक हुआ तो मोबाइल चेक होने पे जब उसकी माँ को ये बात पता चला तो माँ ने भी सुसाइड कर लिया। यानी इसकी वजह से एक लड़की ने आत्महत्या किया और दूसरी महिला जो थी, उस लड़की की माँ, वो सदमे से मर गई। अब पुलिस वाले जब ये पूरी बात सुन रहे थे तो उनको एक तरह से यकीन भी नहीं हो रहा था कि एक ढोल बजाने वाला मामूली सा आदमी, जिसकी उम्र अभी 30 से 35 साल होगी बामुश्किल, 30-35 साल में इसमें 40 से ज़्यादा महिलाओं के तो सबूत मिले हैं। यानी 40 से ज़्यादा लड़कियों के, महिलाओं के वीडियोग्राफ्स अश्लील जो थे वो उसके पेन ड्राइव और मोबाइल में मिले। ना जाने कितनी ऐसे और शिकार होंगी जिनको ये अभी वीडियो कॉल पे फंसाता, क्योंकि शादी का सीज़न इस बार भी चल रहा।
तो कायदे से देखिए तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल है, और इस मामले को अगर प्रकाश में लाया जाए तो ही सही है। न जाने कितनी ऐसी बच्चियां हैं, न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्रों में किसी से बात कर लेती हैं, गांव में रहती हैं, देश दुनिया ज़्यादा देखा नहीं, बामुश्किल मम्मी के फ़ोन में, पापा के फ़ोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया। माँ बाप भी उतने पढ़े लिखे नहीं तो उन्हें पता नहीं कि ये क्या देख रही है। इंस्टाग्राम पे बातचीत हो जाती, बातचीत करने के बाद कोई लड़का अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाता है, दिखाने के बाद फिर वही तमाम चीज़ें, पहले वीडियो कॉल, फिर न्यूड वीडियो कॉल, उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग। तो इस दुनिया का एक बहुत ही गंदा ये एक आईना भी है। फिर देखते हैं अब इस मामले में अगर कुछ होता है तो हो, लेकिन इस इंसान ने ऑन द रिकॉर्ड 2 लोगों की जान ऐसे ही ले ली ब्लैकमेल करके। और आसपास के लोगों का मानना है, जो आसपास के लोगों ने बताया, कि कई ऐसे पीड़ित और हैं, लेकिन लोक लाज के डर से सामने कौन आए, कौन लड़की बोले कि हाँ मैंने इससे वीडियो कॉल किया था और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा। चूँकि लड़की की शादी में भी दिक्कत आएगी, चूँकि अजमेर सेक्स स्कैंडल में यही हुआ। जितनी भी लड़कियां या फिर अजमेर में जितनी भी शादी पड़ती है उस सोफिया गर्ल्स कॉलेज के आसपास, तो पहले तो लोग उस नवज्योति या जीवन ज्योति, कुछ ऐसे ही नाम था, उस स्टूडियो में जाते हैं चेक करवाने के लिए कि आप अपने फ़ोटोग्राफ से मैच कर लीजिए कि ये लड़की आपके फ़ोटोग्राफ्स में है या नहीं, यानी इस लड़की का यौन शोषण हुआ या नहीं। यानी एक न्यूज़ एजेंसी से, एक समाचार पत्र से हर एक लड़की का एक तरह से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। तो ये भी अपने देश का एक बहुत ही काला सच है। लोग चाहते हैं कि सामने ना आए, नहीं तो हिंदू मुस्लिम खतरे में आ जाएगा। अगर ऐसी चीज़ों के सामने आने से खतरा होता है तो फिर जो खतरा समझ रहे हैं उनके मानसिक बीमारी का ही असर है। कायदे से तो ऐसी चीज़ों को सबको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो बतौर हिंदू, बतौर मुस्लिम आपको एक पैसे का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप जो हैं, चाहे जैसे हैं, तो रहना इसी देश में है, खाना इसी देश में है, तो इन देश की अच्छाइयों को भी अगर हम अपना रहे हैं तो इन देश में जो जो चीज़ें गलत हुई हैं उनको भी हमें देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ये चीज़ें ना केवल एक धर्म से जुड़ी हैं, बल्कि एक देश के ऊपर एक धब्बा था कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई चीज़ हुआ है। इस चीज़ को अगर हम ऐसे देखें तो शायद चीज़ें आसान हो जाएं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको। और मेरा एक सवाल था कि एक इमारत है इटली में, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी पीसा की मीनार। ये लगभग मान के चलिए कि 5 डिग्री झुकी हुई है। ये इसकी अगर हाइट की बात करें तो 55.86, मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 56 मीटर ऊंची ये इमारत है। और ये चूँकि 5 डिग्री लगभग झुकी हुई है तो इस वजह से इसको विश्व का एक अजूबा माना गया। 7वें अजूबे में इसको एक अजूबे की संज्ञा दी गई। लेकिन मेरा सवाल था कि क्या यही एक ऐसी इमारत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में भी कोई ऐसी इमारत हो जिसमें इस तरह से ज़्यादा चीज़ें हों? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कि रत्नेश्वर मंदिर है, और ये मंदिर है बनारस में मणिकर्णिका घाट के पास। और इस मंदिर के अगर झुकाव की बात करें तो इस मंदिर का जो झुकाव है वो 9 डिग्री का है, यानी पीसा के उस टावर से लगभग दुगना 9 डिग्री का इसका झुकाव है। और कायदे से इसको एक अजूबा होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे देश का एक संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण का एक ऐसा गंदा असर है कि ऐसी चीज़ें हमारे इतिहास में छुपा दी गई और अभी तक निकल के सामने ही नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि इसको बतौर हिंदू या फिर बतौर मुस्लिम देखना चाहिए। इन चीज़ों को तो ऐसे देखना चाहिए कि अगर ये चीज़ें रजिस्टर्ड होती एक अजूबे के रूप में, तो भारत के 2 अजूबे होते। जितनी भीड़ ताजमहल पे लगती उतनी भीड़ इस मणिकर्णिका घाट पे यहाँ पे लगती। इस वजह से टूरिज्म कितना बढ़ता, इनकम कितनी बढ़ती, आमदनी कितनी बढ़ती। तो अपने आप में सोचने वाली बात थी। और ये चीज़ें किसी एक धर्म, एक जात का फ़ायदा नहीं करवाती। ताजमहल को लोग देखने आते हैं तो क्या उससे केवल मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होता, उससे हिंदुओं को भी फ़ायदा है। मणिकर्णिका घाट पे लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम ही या फिर केवल हिंदू ही वहाँ पे फ़ायदा लेते हैं। मान के चलिए कि किसी भी देवस्थल पे, चाहे वो इस्लाम धर्म से संबंधित, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, अगर उसके आसपास आपका घर है, जैसे विंध्याचल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे कोई कितना भी गया गुजरा हो, रात को घी रोटी खा के ही सोता है, यानी कोई भूखा नहीं सो सकता। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है गुरजंत खैरा जी हैं। गुरजंत खैरा लगातार 1 हफ्ते से कह रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते होंगे तो शायद मैं हफ्ते में आपका 3 बार नाम ले चुका हूँ। दूसरे आहिल खान जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, धर्मेंद्र सक्सेना जी हैं, अमन चौहान जी हैं, पवन कुमार जी हैं, और शाहदाब यसके जी हैं गोंडा से, और सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं,
रोहन कोहली जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएँ। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, हम सबका ज्ञान बढ़ाते रहिए। और इस मंदिर के झुके होने के पीछे एक कहानी है, वो मुझे लगा कि आज बता देनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। इसको आज एक सवाल के रूप में पूछ ले रहा हूँ। और अगर आपको पता हो कि ये मंदिर क्यों झुका है और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।